अब हम लोग बात करेंगे इतिहास, ठीक है ना। इतिहास की बात करेंगे और इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए इतिहास की बात करें। इतिहास क्या है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। बहुत अच्छे। इसे अंग्रेजी में हम लोग इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हमने इतिहास के बारे में कुछ बताया। कुछ इतिहास की परिभाषाएं होती हैं, कुछ इतिहास की परिभाषा है। हम लोग परिभाषा इसकी परिभाषा को ऐसी घटना, बैकग्राउंड चेंज रहता बहुत गजब वीडियो आता ऐसी घटना, क्या लिखे हैं? ऐसी घटना या घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो क्या मानव एवं उसके उसके मानव एवं उसके, लिखिए चलिए आप लोग, भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है तथा तथा लेखन कार्य में लेखन लेखन कार्य में क्रमबद्धता एवं साक्ष्य का समावेश कहने का तात्पर्य हमारा है कि ऐसी घटना जो मानव तथा उसके भौगोलिक क्षेत्र, मानव तो आप हम है या दुनिया का कोई भी मानव है, लेकिन उसका एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, मतलब उसका देश होता है। हम लोग किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? भारतीय संदर्भ में पढ़ रहे हैं, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना। तो भौगोलिक क्षेत्र, हमारा भारत का क्षेत्र कैसा है? भौगोलिक क्षेत्र है। तो भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? करता है। तथा लेखन कार्य में, यदि इतिहास का लेखन कार्य हो रहा है, उसमें क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है, और क्रमबद्धता के साथ साथ साक्ष्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर साक्ष्य है, क्रमबद्धता है, और उस मानव जीवन की घटित घटना है, तो इतिहास लेखन क्या, तो इतिहास कहा जाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इधर हुआ कंसेप्ट। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास उन्हें कहा जाता है कि ऐसी घटना जो मानव तथा उसके भौगोलिक क्षेत्रों को प्रभावित करता हो तथा लेखन कार्य में क्रमबद्धता एवं साक्ष्य का समावेश हो। अब आइए हम लोग थोड़ा समझें कि क्या है घटना। देखिए, तो पहली बात हम लोग कहेंगे घटना। ये घटना क्या है? जैसे मैं बात करूं कि जब इतिहास का शुरू की घटना एक है कि सबसे पहले जब मानव का उद्भव हुआ, तो मानव ने सबसे पहले जो सीखने का काम किया, उसे किससे सीखा है? पाषाण से सीखा है, अर्थात पत्थरों से सीखा है। तो पत्थर से सीखा है, लगभग कितना साल तक चला? तो बहुत साल तक चला। उसके बाद मानव ने कांसे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने अपना नया कल्चर बनाया, किस तरीके से जीवन जीने का है, खेती करने का सीख लिया, बहुत कुछ सीखा, परिवर्तन हुआ। उसके बाद धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक घटना है कि नहीं घटना है? एक धर्म पैदा हो रहा है तो घटना है। तो आप देखेंगे कि पश्चिमी इलाकों से भारत पे जब एक आक्रमण होता है, तो कौन सा है जिसे आप लोग कहते हैं 712 ईस्वी में, इसका नाम है मुस्लिम आक्रमण। तो मुस्लिम आक्रमण जैसे ही भारत पे होता है, भारत के भूभाग क्षेत्रों पे होता है, भारत के ऐतिहासिक को, भारत के क्षेत्रों को मिलाकर रख दिया। लोग अलग अलग धर्मों में परिवर्तित होने गए। तो एक घटना घटी कि नहीं घटी? दूसरी बात हम लोग करेंगे कि जैसे ही मुस्लिम चला गया, मुस्लिम अरब से आया, अब एक और लोग आ रहे हैं जो चेचेनिया का इलाका है, मध्य एशिया का इलाका है, सेंट्रल एशिया का इलाका है। तो वहां से कौन आया? बाबर आया।
1525-26 की बात है लगभग, है कि नहीं है। अब बाबर आता है तो भारत में एक वंश की स्थापना कर देता है, जिसे आप लोग जानते हैं क्या, जिसे जानते हैं मुगल वंश, जिसे मुगलिया के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे या आप पढ़ेंगे कि भारत में 16 क्या नाम है 1600 ईस्वी में यूरोप का आगमन होता है। फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाल के लोग आए, ब्रिटिश के लोग आए, ये लोग भारत पे आते हैं और भारत में शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो ये घटना है कि नहीं है, ये घटना है। लेकिन घटना है तो कहाँ पे है, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर है, भारत के भूभाग क्षेत्र पे है। क्यों बाबू, समझ मेरी बात को आ रही है इतिहास को। चलिए, तो यह है आपका घटना हुआ। दूसरी बात यदि हम लोग करेंगे तो मानव पे किस पे घटना घटित किस पे हुई, तो मानव पे हुई। मानव पे ही तो घटना घटित हुई ना, और मानव पे घटित हुई तो मानव के कहाँ पे घटित हुई, उसके भौगोलिक क्षेत्र पे हुई। मानव के कहाँ पे, भौगोलिक क्षेत्र पे। भौगोलिक क्षेत्र पर, और भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर, तो भारत में। क्या कहेंगे हम लोग, इंडिया में। क्या कहेंगे, भारत में। जैसा हम लोग क्या है, इस देश को भी देख रहे होंगे, ये क्या है हमारा भारत, राइट ना। इस भारत पे क्या इसका प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा। आप लोग क्रमिक तरीके से बाइट टू बाइट लिखते चलेंगे। आपको मैं गारंटी नहीं देता हूँ, बल्कि टैबलेट आपको दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो रहे हैं का भाई, सोइए मत, ठीक है ना, समझते चलिए। तो मानव के भौगोलिक जीवन पे किसका प्रभाव पड़ा, इनका प्रभाव पड़ा, उसी का लेखन हो रहा है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। क्लियर बात हुई कि नहीं हुई। दूसरी बात करेंगे, क्रमबद्धता की बात करेंगे। हम लिखे हैं क्या है, क्रमबद्धता या क्रमबद्धता। क्रमबद्धता। अब क्रम कैसे आया, प्रश्न बनता है कि इतिहास में आखिर ये क्रमबद्धता कब आई। तो इतिहास में क्रमबद्धता तब आई जब भारत पे किसका आक्रमण हुआ, जब दुनिया में किसका आक्रमण चल रहा था, वो है आपका सिकंदर का नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर सिकंदर। अलेक्जेंडर सिकंदर जब भारत पे जब आता है दुनिया में, तो भारत में भी आ रहा था, जो सिंध के इलाका से वापस चला गया। उसके शासन काल में एक व्यक्ति हुआ करते थे जो यूनान का है, जिसका नाम है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने क्या किया कि इतिहास को लिखने का जो काम किया उसने क्रम वाइज क्रम कर दिया। क्या किया, क्रम वाइज क्रम ने सीरियल वाइज कर दिया, क्रमबद्ध, तो क्रमबद्ध कर दिया। तो क्रमबद्ध इतिहास में लिखने की कला कब आई है, तो है हेरोडोटस के जमाने से आई है। और हेरोडोटस का जमाना कब था, तो 327 के आसपास है, ईस्वी की ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात है, हाँ ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। तो इस समय की बात, और इसी को हेरोडोटस को भारत का इतिहास का पिता भी कहा जाता है। भारत तो का विश्व, भारत का भी कहा जाता है, विश्व का भी कहा जाता है, दोनों बातें हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्रमबद्धता कब से आई, तो कहाँ से आई, तो यूनान से आई। कहाँ से भैया आई, यूनान से आई। प्रदीप, हाँ सर, यूनान से आई, मैं सर अब देखूंगा वीडियो। यूनान से आई। और यूनान में कौन लोग रहते हैं, यूनान में कौन लोग कौन थे, तो यूनान में हम लोग वही बात कहेंगे, हेरोडोटस। ये क्लास पीछे सीधे चल रही है, बड़ी क्लास चल रही है, फिर भी आपका भी काम चलेगा, क्योंकि वीडियो जाएगी तो पूरे भारत में जाएगी। और सुनिए, ठीक है, हेरोडोटस ने क्या किया, क्रमबद्ध की बात करता है। लेकिन इसी हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता भी कहे जाते हैं। तो हेरोडोटस को क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का जनक, इतिहास का पिता भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनक कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। बाबू समझ मेरी बात को आ रही ना। अब प्रश्न कभी बनता है कि साहब पैदा कब हुए थे, क्योंकि इतिहास के बारे में आप जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आप ले सकते हैं, एक मोटी मोटा, कि लगभग हम लोग बात करेंगे तो 323 ईसा पूर्व की बातें हैं, लगभग इस समय साहब है, लगभग इस समय साहब है। इसी के दौर में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ कौन, सिकंदर भी आया है कि नहीं आया। तो कौन थे ये लोग, यूनान के लोग थे, यूनानी लोग हैं। ये बातें आपको समझ मेरी बात को आ रही होगी। अगली बात हम लोग बात करेंगे,
इतिहास की घटनाओं में घटना मिला, मानव मिला, उसके बाद क्रमबद्धता मिला। चौथी बात अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो साक्ष्य मिला। क्या मिला? साक्ष्य मिला। अब आप दोस्त कहेंगे कि साक्ष्य क्या है? साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पे भारतीय इतिहास का लेखन किया गया है, या बल्कि पूरी दुनिया का जो लेखन किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है? साक्ष्य के लेखन। तो बात करेंगे कि साक्ष्य क्या क्या है, कितने साक्ष्य आते हैं, है कि नहीं? साक्ष्य के प्रकार क्या है, ये बातें तो है, बहुत सारे साक्ष्य होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं साक्ष्यों के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो चलिए ना, कोई मैं भी बात, क्या मैं इस चीज को हटा दूं? एकदम हटा दीजिए। इसको मैं शेप भी कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। सेव कर। चलिए हम इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे चौथे पॉइंट पे, दोस्त आ रहा था। चौथे पॉइंट पे क्या था? साक्ष्य। ये है चौथे पॉइंट पे आ रहा है आपको साक्ष्य। अब साक्ष्य क्या है, बात को समझिए। तो साक्ष्य हमारा, साक्ष्यों के प्रकार। प्रकार। तो साक्ष्यों की जो प्रकार है मित्र, वो 3 प्रकार के। कौन कौन है? ये साक्ष्यों की जो प्रकार आपको दिखाएगा, वो कई प्रकार के साक्ष्य है आपका? तो 3 प्रकार के साक्ष्य। कौन कौन है बाबू? पहला साक्ष्य है आपका पूरा पुरातात्विक विभाग। तात्विक, पूरा तात्विक साक्ष्य। पूरा तात्विक साक्ष्य हम अभी आपको बताएं कि पूरा तात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं, जी। ठीक है ना। चलिए दूसरा हम लोग बताएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या बताएंगे? या कह सकते ऐतिहासिक हैं ग्रंथ। कि ऐतिहासिक साहित्य, या साहित्यिक बात करेंगे, लिखा जाएगा साहित्यिक। साहित्य, साहित्य का नाम सुने हैं आप लोगों ने? साहित्यिक साक्ष्य। या साहित्य, साहित्य, साहित्य साक्ष्य हो गया आपका। साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। हाँ ये साहित्य साक्ष्य है, इसे जो हम लोग साक्ष्य कहेंगे। अगला बात हम लोग, ये दूसरे नंबर का है पॉइंट, और ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। तीसरे नंबर में आपको मिलेगा विदेशी। विदेशियों का, है ना, विवरण। विदेशियों का विवरण। तो बाबू सही है ना? एकदम से। ना सही, छोटी ही रहेगा विदेशी। ये वाला ना, मुझे भी लगा। विदेशियों का, है ना, विदेशियों का विदेशियों का विवरण, राइट। अब ये बताइए कि ये साक्ष्य हमारे 3 प्रकार के हैं। अब साक्ष्य जो हमारे 3 प्रकार के हैं, कौन कौन साक्ष्य हैं? कुछ आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों का चल। विवरण। तो पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन आते हैं, इसकी बात पे हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेंगे। इसके बातों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा विचार कर लेंगे। विचार हम इस प्रकार के हैं। अब हम लोग एक डालते हैं हेडिंग। क्या डालेंगे? एक हेडिंग। हेडिंग डालते हैं, लिखा है हेडिंग में कि पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक साक्ष्यों में निम्न तथ्य। हेडिंग है पूरा तात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों के निम्न तथ्य। तथ्य का मतलब निम्न तथ्य, निम्न बात। अब भैया इसकी बहुत सारी बातें हैं, आपको मिलेगा। आइए इसके तथ्य, इसके बारे के बारे में हम लोग बात करें। कितने तथ्य हैं? कितने तथ्य हैं? तो इसके साक्ष्य, साक्ष्य कितने? अभी आप लोग नंबर 1 पे लिखेंगे, पहला लिखेंगे अभिलेख। क्या है? अभिलेख, अभिलेख। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, पूछा जाए, तो मिलेगा आपको मृद भांड। नाम सुने आप लोगों ने मृद भांड? मटका ना, हाँ, मिट्टी जो का बना हुआ। मिट्टी के बर्तनों से बने हुए, मिट्टी के बर्तन से जो मिट्टी के बर्तन बने हैं, यस सर। उनके उनसे क्या जो हमें साक्ष्य मिला है, उसे कहते हैं मृद मृद भांड। भांड। उसे कहते हैं मृद भांड। सर भांड ना, हाँ हाँ भांड का। हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना मोटा है ना, जी। ठीक है ना बाबू। अगर हम लोग और बातें करें तो हम लोग बात करेंगे मूर्ति का नाम सुने आप लोगों ने? यस सर, मूर्ति। ये है आपको मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां मिली है। मूर्तियां। हाँ मूर्तियां, ठीक है ना, मूर्तियां। ठीक है ना। तीसरी बात हम लोग कहेंगे प्राचीन नगर भी मिले हैं कि नहीं मिले हैं? जैसे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। प्राचीन नगर,
हम लोग प्राचीन नगर भी बात करेंगे, प्राचीन गांव भी बात करेंगे। तीसरी बात समझिए और अगली बातें समझिए। मानव उपकरण, मानव उपकरण क्या है भैया? मानव उपकरण मिले हैं। उपकरण में आपको पढ़ाएंगे, छिपी मिली, तीर मिला, हथौड़ा जिसे हैमर कहते हैं आप लोगों को मिला, बहुत सारे साक्ष्य मिला, और कब और कहाँ मिला ये सारी बात बताएंगे। 1826 में, 1854 में मिला तो कर्नाटक में मिला, किस जगह पे मिला, किस गांव में मिला, ये सारी बातें हम आपको डिटेल बताएंगे कि कौन चीज कब कहाँ किससे प्राप्त हुआ है। बशर्ते आप क्या करिए, वीडियो बने रहिए, ठीक है ना। मानव उपकरण, ठीक है ना। अगली बात हम लोग क्या करेंगे, पाषाण मूर्तियां क्या मिलेगी, पाषाण मूर्तियां मिली आपकी, पाषाण मूर्तियां, ठीक, ये भी एक साक्ष्य है ना। चौथी बात यदि हम, अरे अगली बात यदि हम लोग करें तो मुद्रा अभिलेख क्या मिला आपको, मुद्रा, मुद्रा भी लेख। समझ मेरी बात को आ रहा होगा। तो पुरातात्विक साक्ष्य में यदि देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य निम्न पाते हैं। पहला है आपका अभिलेख, वृद्ध भांड, मूर्तियां, प्राचीन नगर, मानव उपकरण, पाषाण मूर्तियां और मुद्रा अभिलेख। अभी मुद्रा अभिलेख आपको ये बता दूं, मुद्रा अभिलेख ये बता दूं कि यहाँ इतिहास काल में बहुत सारी मुद्रा चलाई गई है कि नहीं। इन मुद्रा से हम लोगों ने उसको हम लोगों ने चेक किया कार्बन डेटिंग से, तो पता चला कि आज से बहुत पुरानी चीजें हैं, किस काल की है, किस कालखंड की, इसकी जानकारी प्राप्त हो गई। पाषाण प्रकार की बहुत सारी मूर्तियां आपने देखा होगा जो पत्थरों पे बनाई गई थी, तो पत्थर माने पाषाण, तो इसी इतिहास काल का लेखन हुआ जिसकी जानकारी प्राप्त हुई। प्राचीन नगर की बात करेंगे तो हमने बताया आपको कि आप जानते हैं, आगे पढ़ना ही है, इसका नाम है सिंधु सभ्यता। हालांकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरी एक और उसी जगह की प्राप्ति, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। कुछ मत करिएगा, ठीक है, मैं वो वीडियो लंबी हो गई तो काट दिएगा। नहीं। मोहनजोदड़ो, यहाँ पढ़ाने से मतलब है, वीडियो से मतलब नहीं है, ठीक Yes, है। sir. चलिए, तो मोहनजोदड़ो है। अब हम आपको बताएंगे कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। अब तक आप लोगों ने नहीं सुना हो कि आखिर मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। देखिए, मोहन का मतलब होता है मुर्दा। क्या होता है, मोहन का मतलब होता है मुर्दा। ये मुर्दा कहाँ पे बोली जाती है, सिंधी भाषा में। सिंध भाषा में क्या बोलते हैं, मुर्दा, शैतान कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, मुर्दा। और जो का मतलब होता है, ठीक है ना, क्या मोहनजोदाड़ो, और दाड़ो का मतलब क्या होता है, भूत। टीला। तो वहां पे टीला की हम बात बताएंगे कि जब इसकी खुदाई कराई गई थी, कौन खुदाई करवाए थे, तो राखाल दास बनर्जी 1922 में जब कराए थे, उन्होंने क्या किया था, अपने अधिकारी को डायरेक्ट नहीं कहा कि सर जी वहाँ पे कंकाल मिला है, उन्होंने नाम बताया कि सर वहाँ पे मोहनजोदड़ो मिला है। क्या मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है। भाषा का परिवर्तन करते हैं, तो भाषा का परिवर्तन कौन जानेगा, आप नहीं जानेंगे, हाँ तो कौन जानेगा, जानना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना। तो ये प्राचीन नगरों के भी से प्राप्त हमको जो अवशेष मिलते हैं, इससे हम लोगों ने देखने का कार्य किया। बहुत सारे मूर्ति जैसे आप देखेंगे कि प्राचीन काल में आप देखेंगे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो हुआ, चाहे आपको हड़प्पा हुआ, जहाँ पे खुदाई करवाई गई थी, तो मूर्तियां मिली है कि नहीं मिली है, मूर्तियां मिली है ना। जिसे कहते हैं डांसिंग गर्ल, क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल, या उसे हिंदी भाषा में कहते हैं नर्तकी। नर्त का मतलब क्या आता है, नाचना। चलिए, आपने देखा कि उस समय के लोग जो टीन का, जस्ता का, एल्यूमिनियम का, तांबा का, लोहे का, स्टील का अभाव हुआ करते थे, तो लोग करते क्या थे कि मिट्टियों के बर्तन बनाते थे। आज भी किसी न किसी घरों में मिट्टियों का बर्तन प्राप्त हो गए, उस मिट्टी के बर्तनों पे बहुत लेखन किया गया था, उस पे कलाएं की गई थी। इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब कला अलग अलग बदली भी गई थी, तो इस प्रकार से इनका भी लेखन कार्य हुआ। अगली बात करेंगे हम लोग अभिलेख। अभिलेख की यदि हम लोग बात करें तो ये इम्पोर्टेंट की बातें आपको है कि अभिलेख क्या है, अभिलेख क्या है और इसका लेखन कार्य कैसे किया गया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे।
तो देखिए अभिलेख के भी कई प्रकार होते हैं, अभिलेख के कई प्रकार हैं। जैसे अभी दिखाई दे रहा भैया, अभिलेख, अभिलेख के प्रकार, अभिलेख के कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ अभिलेख। हाँ, टाइप्स ऑफ अभिलेख, इसके भी कई अभिलेख, इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, आपने सुना होंगे कि शिलालेख, क्या नाम है? शिलालेख। इसे क्या कहते हैं? शिलालेख। आप लोग बाबू मन से पढ़िएगा। उसके बाद आपने दूसरा नंबर पे आएगा स्तंभ। क्या नाम है? स्तंभ। स्तंभ। एक मिनट खाता। स्तंभ, स्तंभ है। तीसरा है गुहा, का नाम सुने आप लोगों ने? गुहा, गुहा अभिलेख। तीसरी बात हम लोग करेंगे ताम्र। चौथी बात है ताम्र, ताम्र भी लेख, ताम्र भी लेख। चौथी बात नहीं, पांचवी बात यदि हम लोग करें तो ताम्र, ताम्र, ताम्रपत्र अभिलेख। क्या है? अभिलेख। छठवें नंबर के लिए हम लोग बात करें तो मृदभांड अभिलेख। क्या नाम है? मृदभांड अभिलेख। समझिए बात, आप लोग देख रहे हैं पुरातात्विक के साक्ष्य हमने बताया, पुरातात्विक साक्ष्य में जो अभिलेख आया, इस अभिलेख किसे कहते हैं? तो आप अक्सर देखते हैं किसी न्यायालय ने अपनी बीती हुई चीजों को भी क्या करता है? साक्ष्य के रूप में रखता है, तो कहते हैं अभिलेख, है ना? तो अलग अलग अभिलेख तो हैं, लेकिन उस अभिलेख को अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों पे लिखा जाएगा। तो पहला अगर हम लोग देखें तो शिलालेख, तो शिला का मतलब क्या होता है? शिला का मतलब क्या है? शिला का मतलब है पत्थर। तो जो शिलाओं पे लिखा गया, जो शिलाओं पे लिखा गया उसे कहते हैं शिलालेख। अब बात आती है कि स्तंभ पे लिखा हुआ। आप बहुत से देखे होंगे कि ऐसी भी मूर्तियां हैं, ऐसे भी जहाँ पे मंदिर है वहां पे पत्थरों को लिख लिख करके बनाया जाता है। एक छोटा एग्जांपल है, अक्सर देखे होंगे कोई अधिकारी होता है, उस अधिकारी एक पत्थर से, काला सा पत्थर होता है, उस पत्थरों पे लिख करके अपनी दीवार पे चिपका देता है। अच्छा देखे है ना, वो भी क्या है? शिलालेख है। तो इनसे जानकारी पाओ, लेकिन ये छोटे अपने लिखवाते हैं, नाम पता वो बड़े बड़े लिखवाते हैं। जैसे आपने मौर्य काल में देखेंगे तो मौर्य कालीन में अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाया। तो उसकी जानकारी उसके पढ़ करके, या कुछ पढ़ा गया कुछ नहीं भी पढ़ा गया, उससे हम लोगों ने इतिहास का लेखन का कार्य शुरू किया। दूसरी बातें हैं स्तंभ। स्तंभ कैसा होता है? पत्थरों का होता है, और पत्थरों का जो स्तंभ बना होता है आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार के स्तंभ बनाए जाते हैं। यह नीचे का स्तंभ है। उसके बाद ऐसे ऐसे, और यह ठीक है ना? चलिए, अरे वीडियो नहीं चल रहा। आपने देखा, अरे बहुत सरिया भी है। ठीक है, यहाँ पे इस स्तंभ पे लिखा होता था, पशुओं के चित्र अंकित कर दिए जाते थे। किसके? पशुओं के चित्र अंकित कर दिए जाते थे, और ऊपर कुछ लेख लिख दिया जाता था। इसे क्या कहते हैं? स्तंभ। जो लोग नए लोग हैं बहुत प्यार से पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़िए। ये मत समझिए कि क्लास कहीं आए बाए हैं, सब धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे तो बेटी का आपको मन मस्तिष्क में घुसता जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? चलिए, आप समझ में आया। गुहा किसे कहते हैं मित्र? गुहा किसे कहते हैं? गुहा का मतलब होता है गुफा, है कि नहीं है? जहाँ गोपनीयता हो जाए वहाँ गुफा, है कि नहीं है? तो ये गुफा होता है। गुफाओं में भी बहुत सारे लिखे होते थे। ठीक, यहाँ तक तो मिला। ताम्रपात्र, ताम्र का मतलब समझते, जो तांबे का वो उस पे लिखा है। और ताम्र पात्र भी जानते हैं, और आप जानते हैं मुद्रा, और क्या नाम है? मृदभांड पे, जो हमने आपको बताया। तो ये इसके अभिलेखों के प्रकार मिले। क्या मिले यार? अभिलेखों के प्रकार मिले, इस अभिलेखों के प्रकार मिले।
अब आप लोग बात करेंगे मुद्रा अभिलेख। तो मुद्रा अभिलेख क्या होता है? बहुत सारे मुद्राएं होती है, वो आपका तांबा का भी हो सकता है, आपका सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। ये सारी की नहीं, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपका। तो अब आपने इस चीज को आप लोग देखा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं तो करने के लिए, किसी को फोन उठाए अपना काम बनने दिया जाए, नोट कर लीजिए। नोट हो रहा है? हाँ, नहीं जब कर रहे कर नोट कर लीजिए भाई। तो 20 मिनट में टाइम रहता तो प्रचार कर दिया करिए कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आपको क्या करिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर और सब्सक्राइब दो तीनों करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल घंटी को क्या करिए, बजाते रहिए। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा बेल शेयर आइकन करिए, भाई। ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों को शेयर करिए। टारगेट कैसा है? टारगेट 2024 वाला एग्जाम, 2024 वाला। और टारगेट अगर जल्दी तैयार हो जाए तो क्या आ जाएगा, जल्दी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अरे सर इसे बोल दिया करिए। अरे तो वापस यस एकदम सर पीछे से नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा बात। ये शैली में बहुत सुधार है, बहुत सही है। बोल पहले नहीं चेक रहे थे। हो गया, नोट हो गया। क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं, क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं। चल, इसको सेव कर लेता हूं और इसको आज तुरंत क्या करूंगा, उस पर भेज देता हूं। क्या नाम है आप लोगों के? ग्रुप में भेज देता हूँ, अभी अभी ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का नाम बता दीजिए, सब ज्वाइन। न्यू बिजनेस, आप सब कुछ आपको जैसे कोई भी चैनल मिलेगा न्यू बिजनेस उसी नाम पे चलेगा, कोई अलग से नहीं। चलिए, इसको क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ। ये बातें थोड़ा सा धीरे, यह है आपका स्तंभ, ठीक बन। चलिए, तरीका तो सारी बोल दीजिए पीछे मजा आता है। चलो आगे चले दो। ये हम लोगों ने पॉइंट को देख लिया। कौन सी देखा पॉइंट? हम लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्य को देखा। जी, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? साहित्यिक साक्ष्य। सेकेंड पे देखेंगे क्या है, साहित्यिक साक्ष्य। साहित्य है ना, साक्ष्य। ये साहित्य साक्ष्य क्या है भैया? साहित्य साक्ष्य किसे कहते हैं? आप साहित्य साक्ष्य कहते हैं तो ठीक है ना, साहित्य साक्ष्य। तो साहित्य साक्ष्य भी क्या प्रकार के हैं? दो प्रकार। साहित्य साक्ष्य आपको मिलेंगे क्या प्रकार के हैं? दो प्रकार। पहला है कौन? पहला कौन है? इसमें हम लोग पहले की बात करेंगे तो पहला आपको मिलेगा धार्मिक साहित्य। कौन सा मिलेगा? पहला धार्मिक साहित्य। राकेश समझ में आ रहा है? धार्मिक साहित्य। दूसरा है आपको मिलेगा ऐतिहासिक साहित्य। सेकेंड पार्ट है आपका ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य में क्या फर्क है? धार्मिक साहित्य उसे कहते हैं जो धर्मों को देखकर या धर्मों को किताबों से लिया गया है, उसे क्या कहेंगे? धार्मिक साहित्य। वहीं पे साहित्यिक ऐतिहासिक साहित्य है, वो इतिहासों से लिया गया है, कुछ ऐसे पुस्तक से लिया गया है जो धार्मिक ना। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भारत में सर्वप्रथम की बात किया जाएगा तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे आप लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, तो उसकी पुस्तक आ जाती है। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे
कि कौटिल्य का अर्थ क्या नाम है। दूसरे हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने कल्हड़ के बारे में सुना होगा, ये सर राज तरंगड़ी, कल्हड़ का जो है राज तरंगड़ी है, इससे हम लोगों ने इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरी बात हम लोग करेंगे कि राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक और ठीक है, डीपी डीपी अग्रवाल की पुस्तकों से हम लोग देख लेंगे, ये सब ऐतिहासिक साक्ष्य देंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है। तो भैया धार्मिक साहित्य में अगर देखा जाए तो आइए, ये है आपको धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत अगर देख लिया जाए, ऐसे में बना दूं क्या, देखिए एकदम, धार्मिक yes। साहित्य के अंतर्गत आपको देखेंगे तो पहला आपको मिलेगा वेद। क्या है भैया, वेद। वेद। वेद को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग में। तो हम लोग बात करेंगे वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ये बाद में समझा देंगे आपको। वेद में वेद। दूसरी बात हम लोग करेंगे, पुराण का नाम सुने हैं, पुराण। कितना पुराण होते हैं सर? 18। पुराण से हम लोग बात करेंगे। तीसरी बात यदि हम लोग करें तो आप देखेंगे महाभारत का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, महाभारत। महाभारत, महाभारत में गीता, महाभारत में क्या है, गीता है। गीता से पढ़ करके, गीता से हम लोगों ने देश के बारे में समझा, देश के बारे में जाना और उस पर इतिहास का कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या है आपका धार्मिक साहित्य, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। चलो, तो यह है महाभारत। तीसरी बात नहीं, चौथी बात हम लोग देखेंगे कि चौथी बात में क्या है, रामायण है, रामायण, ठीक है ना, इसी को रामायण भी कहते हैं। पांचवा बाइबिल। बाइबिल का नाम जानते हैं, बाइबिल पहले आया, कब आया, बाइबिल लगभग एक ऐसा माना जाता है कि 0 ईसा पूर्व है कि नहीं, 0 ईस्वी में माना जाता है। तो ये ईसा मसीह साहब की पुस्तक है। और 6वें नंबर पे अगर देख लिया जाए तो कुरान है। कौन है, कुरान। और 7वें नंबर पे अगर देखा जाए तो उपनिषद है। क्या है, उपनिषद है। यह हेरफेर हो सकता है, इससे परेशान बिल्कुल ना होइएगा। ये धार्मिक पुस्तक है, इन धार्मिक पुस्तकों के आधार पर भारतीय इतिहास का लेखन किया गया है। भारतीय इतिहास का कार्य क्या है, लेखन किया गया है। आप लोग धड़ाधड़ क्या करिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है, तो आपको लाभ मिलेगा। तो वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, बाइबिल, पुराण, उपनिषद, राइट, ये धार्मिक कुछ पुस्तकें, ये कैसी ये धार्मिक पुस्तकें हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में। हम लोग बात करेंगे किसकी, ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में, कि ऐतिहासिक पुस्तक क्या है। इसका थोड़ा सा हम लोग लेख लिखना पड़ेगा। क्या है, इसका लेख लिखना पड़ेगा, ये है, लिखना पड़ेगा। चलिए, अलग 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 समय, अलग अलग समय में भारतीय इतिहास, अलग अलग समय में भारतीय इतिहास कारों ने सांस्कृतिक एवं राजनैतिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक तथा सामाजिक रचना, संरचना, सामाजिक संरचना इत्यादि की
जानकारी की जानकारी दी। ठीक है ना। ऐतिहासिक में क्या है कि अलग अलग समय पे भारतीय इतिहासकारों ने सांस्कृतिक, जैसे आप सांस्कृतिक, बहुत सारी सांस्कृतिक आप हो सकती है, आप मेला देखने जाते हैं, ये आपके सांस्कृतिक में होता है। आप त्योहार मनाते हैं, आप होली मनाते हैं, आप दशहरा मनाते हैं, आप नवरात्र मनाते हैं, ये सब क्या है सांस्कृतिक। आप नवरोज मनाते हैं, आप बकरीद मनाते हैं, ईद मनाते हैं, किसमें सांस्कृतिक में आ जाती है। ठीक है ना। तो अलग अलग इतिहासकारों ने हमको क्या है सांस्कृतिक और सामाजिक तथा राजनैतिक को समझना इत्यादि की जानकारी दिया कि किस प्रकार से वहां पे सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से वहां पे राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से उस समय में क्या थी आपका आर्थिक व्यवस्था थी। राइट ना। तो इनकी जानकारी हमें अलग अलग समय में प्राप्त हुई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ इसके इतिहासकारों के नाम लिख देते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं। कुछ इतिहासकारों के नाम लिख देते हैं, फिर आपको नोट हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा। देखिए ये देखिए, ये देखिए। ठीक है ना। ये है आपका जानकारी प्राप्त हुई। अब हम लोग आगे बात करेंगे आखिर ये जानकारी देने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं, ये बातें आई ना। तो जानकारी देने वाले पहले नंबर पे लिखा जाए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो कल्हड़ की क्या है? राज तरंगड़ी है वो। राज तरंगड़ी। तीसरे नंबर पे अगर देख लिया जाए डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर शर्मा, इन्होंने क्या काम किया है प्रदीप? डॉक्टर दशरथ, पीछे से बताएं, डॉक्टर दशरथ को क्या कहा जाता है? इसे भारतीय इतिहास भी कहा जाता है क्या? ठीक है। उन्होंने भारत के इतिहास की, संपूर्ण भारत का इतिहास की जो बातें किया जाए, संपूर्ण भारत की, इसे कौन लिखा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनको भूला नहीं जा सकता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा है। चौथे नंबर पे लिखा जाए कालिदास का नाम सुने आप लोग? चौथे नंबर पे कौन है? कालिदास। बहुत इनके कालिदास की पुस्तक, जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, इन पुस्तकों के आधार पे भागवत गीता की रचना की गई। क्या की गई है? भागवत की रचना की गई है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है? हम आपको बिल्कुल धीमे धीमे बारी बारी से बताते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों ने इस बात को समझ गए होंगे। छोड़ता हूँ, अगला जो पॉइंट आपको मिलेगा विदेशियों का, तो हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो विदेशियों के जोड़ के बारे में बात करेंगे। एक बार रिविजन के टाइम पे आपका हो गया। ठीक है। तो साहित्यिक साक्ष्य है, ये देख लेंगे। साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ है, और क्या नाम ऐतिहासिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, बाइबिल, पुराण, उपनिषद। और ऐतिहासिक साक्ष्य में आपको मिलेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने पूरे भारत का इतिहास लिखा है। कालिदास की जो पुस्तक है उसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास से लेखन का कार्य शुरू किया। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए।